दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जिंदा हूँ मगर जिस्त की लज्जत नहीं बाकी, हर चंद की हूँ होश में, होशियार नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, रफ़ी की डायरी के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। अकबर इलाहाबादी ने जब ये शेर लिखा था, उस समय बाजारवाद की तरफ कदम बढ़ा रहा था। पूंजी का उतना शोर नहीं था, उसमें इतनी ताकत नहीं आई थी कि वो किसी को कहीं भी किसी भी कीमत पर खरीद सके। श्रम उस समय भी था, पूंजी उस समय में भी थी, लेकिन सब कुछ निजी था। लोग अपने लिए कमा रहे थे, अपने परिवार को पालने के लिए मर्जी से काम कर रहे थे। लेकिन ये वो समय था जब दुनिया के एक हिस्से यूरोप में नए नए आविष्कार हो रहे थे, मशीनी बन रही थी, ये बदलाव तेज हो रहे थे और इसके बनाने वालों और इससे काम करने वालों की आंखें चौंधियां देने के लिए काफ़ी थी। दुनिया इसे पुनर्जागरण का नाम दी। इसे यूरोप की प्रगति का दौर कहा गया, जो मशीनों के विकास से लेकर साहित्य, समाज और राजनीति को एक साथ बदल रहा था। एक तरफ पूंजी का विकास हो रहा था, दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स मजदूर और पूंजी के संबंध और बचत पर मजदूरों का कैसा अधिकार हो, इसे परिभाषित कर रहे थे। सर्वहारा की राजनीति जोर पकड़ रही थी, क्योंकि एक साथ हजारों आम नागरिकों को विकास के नाम पर मशीनों में झोंकने और मशीन के बल पर पूंजी के विस्तार की बिसात रखी जा रही थी। ये वही समय था जो तय कर रहा था कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में दुनिया किस राह पर चलेगी। शुरुआती दौर में होने के बावजूद भी मशीनें मनुष्यों से ज़्यादा उत्पादन कर रही थीं। पहले पहल जब मशीनों से उत्पादन शुरू किया गया तो कहा गया कि यह इंसानों का काम आसान करेगी, लेकिन शुरुआती रुझान इसके उलट थे। मशीनें इंसानों का काम कर रही थीं और मनुष्यों के लिए अवसर को कम कर रही थीं। मनुष्य के लिए ज़रूरी हो गया कि वो मशीनों से मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार करे, और पूंजीपति जो चाहता है वो काम करे या फिर वहाँ से हट जाए। ये मशीनीकरण के दौर का शुरुआती समय था, जब पूंजीपति इतने मजबूत और श्रम इतना सस्ता नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि इन पूंजीपतियों को राज्य भी समर्थन देने लगा, क्योंकि उसे समर्थन की कीमत भारी भरकम टैक्स के रूप में मिल रही थी, जिससे राज्य को चलाने में भी सहूलियत हो गई। पूंजी, मुनाफा और राज्य की मिलीभगत का परिणाम ये हुआ कि आधे से अधिक दुनिया पर यूरोप के कुछ देशों का कब्जा हो गया। यहीं से जन्म हुआ साम्राज्यवाद दौर, जो पूंजीपतियों को साधन और कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए राज्य के साथ मिलकर दूसरों देशों को गुलाम बनाते थे और उन देशों से कच्चा माल लेते थे। बाद में उसी से बनी वस्तुएं उन्हीं को बेच देते थे। दुनिया तब ग्लोबलाइज्ड नहीं हुई थी। इसके बाद भी यूरोप पूरी दुनिया पर कब्जा जमाए हुए था। भारत भी इसे छूता नहीं था। दुनिया में हो रहे बदलावों का असर यहाँ भी हो रहा था। अंग्रेजी राज होने के कारण ब्रिटेन और बाकी यूरोप की लत भी यहाँ लगाई जा रही थी। यहाँ भी नए नए व्यापारी वर्ग पैदा हो रहा था। मौजूदा देश के कुछ बड़े व्यापारिक घराने अंग्रेजी राज में ही पैदा हुए थे, जिसमें से टाटा और बिरला जैसे प्रमुख नाम आज भी हमारे सामने हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारी पैसे की जरूरत थी, तब सरकार ने इन्हीं उद्योगपतियों से मदद मांगी। तब इन्होंने ऐसे किसी उद्योग में पैसा लगाने से मना कर दिया था जो मुनाफा न दे सके। हालांकि यही व्यापारिक घराने स्वतंत्रता के आंदोलन के समय गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों को आंदोलन के लिए मदद भी कर रहा था। भारत और दुनिया भर में पूंजी का खेल अब भी जारी है। पूंजीपति अपने मुनाफे के लिए जल, जंगल और जमीन को कब्जे में ले रहे हैं। वहां रहने वालों को हर हथकंडे अपनाकर हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें किसी पूंजीपति का मुनाफा छुपा हुआ है। और सरकार इन पूंजीपतियों का समर्थन करती रहती हर जगह नजर आती है। तभी तो किसानों के कर्ज माफ नहीं होता, लेकिन कॉरपोरेट और सस्ते ब्याज पर ऋण खुद सरकार मुहैया करवाती है। कई बार कर्ज अदा न करने वालों पर एनपीए घोषित कर वह रकम जनता के अन्य रूप से भरपाई करती है। इस चक्र को भी समझना जरूरी है। कोरोना के समय जब दुनिया भर में सब कुछ बंद था, आम आदमी सरकारी राशन पर जिंदा था। सरकार राशन बांटने और वैक्सीन लगाने का ढोल पीट रही थी। इसी बीच उद्योगपति मुनाफा कमा रहे थे और उनके मुनाफा की हर घंटे की कीमत करोड़ों में थी, जबकि आम आदमी इस चिंता में मरा जा रहा था कि वो जो काम कर रहा है वो कल होगा कि नहीं। कोरोना बीतने के 2 साल बाद दिल्ली में वही हालात एक बार फिर बन गए हैं, जब G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को बंद कर दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि रोज कमाने खाने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा।
इसको समझने के लिए एम्स अस्पताल से थोड़ी दूर पर चाय का खोमचा लगाने वाले राम प्रसाद के पास जाना पड़ेगा, जो अपने किसी संबंधी का इलाज कराने दिल्ली आए थे, लेकिन इलाज में मिलने से हो रही देरी और खत्म हो रहे पैसे को बचाने के लिए उन्हें इलाज के पैसे से चाय का खोमचा लगा लिया, सिर्फ इसलिए कि उससे रोज का खर्चा निकलता रहे। क्या पता दिल्ली में कब तक रहना पड़ जाए। तो साथियों, पूंजी और उसमें लिप्त होती समाज की अटखेलियों पर आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय रिकॉर्ड करें। अगर ये डायरी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए अभी दबाएं अपने फ़ोन से नंबर 3 का बटन या मोबाइल वाणी ऐप से ऐड का बटन, क्योंकि हमारा मानना है बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।